अब सोचिए, अगर वही लोग जो आपको न्याय देने बैठे हैं वो खुद चोरी और घोटालों में लिप्त हों तो आप किसके पास जाएंगे? कौन देगा आपको इंसाफ? आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे शर्मनाक जुडिशियल स्कैम में से एक की, गाजियाबाद पीएफ स्कैम। एक ऐसा घोटाला जिसने ये साबित कर दिया कि इंडियन जुडिशरी के अंदर की दीवारें भी अब सड़ चुकी हैं। स्कैम क्या था? लोकेशन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, टाइम पीरियड 2001 से 2008, अमाउंट 7 करोड़ से ज्यादा का पीएफ फंड का पैसा, एक्यूज्ड कोर्ट क्लर्क, लॉयर्स और 36 सिटिंग और रिटायर जज तक। जी हाँ, आपने सही सुना, जिसमें कुछ हाई कोर्ट लेवल के भी थे, रोल ऑफ जजेस। इन पर आरोप था कि इन्होंने जानबूझकर कोर्ट क्लर्क से मिलकर कर्मचारियों का पीएफ फंड हड़प लिया है, फेक बिल्स बनाए गए, फ्रॉड सिग्नेचर लगाए गए और पैसा खुद की पॉकेट में डाला गया। ये पूरा घोटाला शुरू कैसे हुआ? सबसे पहले इस घटना की भनक लगी 2008 में, जब विश्वनाथ चतुर्वेदी नाम के एक एडवोकेट ने पीआईएल दायर करी। उन्होंने सीएजी रिपोर्ट्स और कुछ लीक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह दावा किया कि गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चपरासी और स्टाफ के नाम पर पीएफ के पैसे निकाले जा रहे हैं, लेकिन वो पैसा असली कर्मचारियों को मिल ही नहीं रहा। जब जांच शुरू हुई तो सीबीआई को 7 करोड़ से भी ज्यादा की गड़बड़ी मिली। इस घोटाले के सबसे शॉकिंग हिस्से में था इसमें जजों का नाम सामने आना, इंक्लूडिंग उस समय के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के प्रमोट होने वाले कुछ नाम भी लिस्ट में थे। क्लर्क का खुलासा। सीबीआई की पूछताछ में एक कोर्ट स्टाफ मेंबर आशुतोष अस्थाना ने चौंका देने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि मैं तो बस कोरियर बॉय था, जो पैसे निकालता था वो सीधे जज साहबों तक पहुंचाता था। उन्होंने बकायदा रिसिप्ट्स, होटल बिल, पर्सनल गिफ्ट एक्सपेंसेस का डॉक्यूमेंटेशन पेश किया, जो एलिजिबली कुछ जजों के लिए हुए थे। इस गवाही को देने के कुछ समय बाद आशुतोष अस्थाना की कस्टोडियल डेथ हुई। इसका मतलब पुलिस कस्टडी में उसकी मौत। सीबीआई ने दावा किया कि ये सुसाइड था, लेकिन फैमिली और कुछ विसल ब्लोअर्स का कहना था कि उसे चुप करवाया गया। इमेजिन दैट, एक इंसान जो पूरे घोटाले का गवाह था, जिसने हाई प्रोफाइल जजों के नाम लिए, वो अचानक मर गया। कोइंसिडेंस या सिस्टम क्लीनिंग इटसेल्फ? जजेस पर सीधे आरोप क्यों नहीं लगे? इतने बड़े आरोप के बाद भी किसी जज को सजा क्यों नहीं हुई? वजह है आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 कॉन्स्टिट्यूशन के। ये आर्टिकल्स सिटिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस को प्रोसिक्यूशन से बचाते हैं जब तक इम्पीचमेंट न हो, यानी जब तक पार्लियामेंट मेजोरिटी से उन्हें हटाने का प्रपोजल पास नहीं करती, उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। और सच्चाई ये है कि आज तक भारत में एक भी जज इम्पीच नहीं हुआ है। इसका मतलब जजेस प्रैक्टिकली लॉ से ऊपर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ओनली सब्सटेंशियल मटेरियल एविडेंस विल बी एक्सेप्टेड, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है। प्रशांत भूषण जैसे कुछ लॉयर्स ने जब इस पर आउटस्पोकन कमेंट्स दिए तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस भेजे। इस स्कैम का इम्पैक्ट क्या पड़ा? जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। कॉमन मैन का ट्रस्ट और भी कम हो गया। जुडिशरी रिफॉर्म की बातें हुई, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। जजेस की अकाउंटेबिलिटी पर पब्लिक डिबेट शुरू हुई। सोशल मीडिया पर उस समय बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, क्योंकि ये 2008 से 2011 का टाइम था। अगर यही घटना आज हुई होती तो शायद #जस्टिस फॉर पीएफ स्कैम ट्रेंड करता और मीडिया ट्रायल चलता। इस केस से एक बात तो साफ हो जाती है, नो वन शुड बी अबव द लॉ, नॉट इवन जजेस। जुडिशरी को भी सेम ट्रांसपेरेंसी रूल्स फॉलो करने चाहिए जैसे बाकी इंस्टीट्यूशन करती हैं। जजेस के सिलेक्शन और काम में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। विसल ब्लोअर्स को सुरक्षा और समर्थन मिलना चाहिए। जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो सबसे बड़ी लड़ाई कानून को बचाने की बन जाती है। गाजियाबाद पीएफ स्कैम एक रिमाइंडर है कि रिफॉर्म सिर्फ पुलिस या पॉलिटिक्स में नहीं, जुडिशरी में भी होने जरूरी है। 15 मार्च 2025 की रात का समय, जब दिल्ली की एक एलिट कॉलोनी के एक बंगलो में अचानक आग लग गई। ये बंगलो था एक सिटिंग हाई कोर्ट जज जसवंत वर्मा का। आग लगी, फायर ब्रिगेड आई, लेकिन जब आग बुझाने के बाद अंदर की राख टटोली गई तो उसमें 2000 की और 500 के नोटों की जली हुई गड्डियां मिली। जिस स्टोर रूम में आग लगी थी, वहां ऑफिसर्स को बड़े बड़े बंडल में जल चुकी नकदी मिली। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैश मिला है, लेकिन सवाल उठ चुका था, जज के घर में इतना ज्यादा पैसा आया कहां से? जसवंत वर्मा का कहना है कि ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरी इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट
एंटरटेनमेंट नहीं है। तो सवाल ये आता है कि इतना कैश इतनी हाई सिक्योरिटी के होने के बावजूद घर के स्टोर रूम में आया कैसे, और क्यों उस दिन के सीसीटीवी फुटेज डिलीट है, और कैसे जज के घर में बिना किसी करप्शन के 15 करोड़ जितना बड़ा अमाउंट आया। ये सारे स्कैम इंडियन जुडिशरी पर सवाल खड़ा करने पर मजबूर कर देते हैं। जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि इंसाफ समय पर मिलेगा, लेकिन भारत में न्याय देर से मिलना न्याय न मिलने के बराबर वाली कहावत सच लगती है। भारत की अदालतों में 5 करोड़ से भी ज्यादा मामले पेंडिंग है। एक केस का रिजल्ट आने में कई साल, यहाँ तक कि कई बार कई दशक लग जाते हैं। एग्जाम्पल, निर्भया रेप केस 2012 में अपराध हुआ लेकिन सजा 2020 में मिली, यानी 8 साल बाद। जजों की भारी कमी, भारत में 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन के ऊपर केवल 20 से 21 जज हैं, जबकि ये नंबर अमेरिका में 100+ है। भारत को कम से कम 75,000 जजों की जरूरत है, लेकिन अभी सिर्फ 25,000 के आसपास ही कार्यरत हैं। अभी भी ज्यादातर अदालतों में फाइलें मैनुअल रूप से चलती हैं। डिजिटल रिकॉर्ड्स, ऑनलाइन सुनवाई, डेटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी अभी भी लिमिटेड है। अमेरिका में हर केस की ट्रैकिंग डिजिटल होती है और ऑनलाइन सुनवाई भी एक आम बात है। और हाल ही में हुई कई घटनाएं एलिमनी जैसे कानूनों के रिफॉर्म की बातों को भी जायज बना देती हैं। एलिमनी, मर्दों के साथ अन्याय या औरतों का हक। एक रिश्ता टूटा, 2 लोग अलग हुए, मगर सजा सिर्फ एक को क्यों मिली? जब प्यार बराबरी का था तो तलाक के बाद क्यों मर्द अकेला ही जिम्मेदार बना दिया गया? एलिमनी यानी जिंदगी भर की सजा एक ऐसे रिश्ते की जो खत्म हो चुका है। क्या यही न्याय है? बराबरी की बात कहाँ गई? जब शादी में पति और पत्नी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है तो तलाक के बाद क्यों सिर्फ पति से ही आर्थिक सहायता की उम्मीद की जाती है? कोर्ट में एलिमनी का फैसला पत्नी की लाइफस्टाइल के बेस पर होता है, लेकिन कभी किसी ने पूछा है उस मर्द की लाइफस्टाइल का क्या? जब पत्नी नौकरी करती है या सक्षम है तो फिर एलिमनी क्यों? आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, जो खुद कमाती हैं, फिर भी एलिमनी मांगना क्या सही है? कुछ मामलों में एलिमनी एक ट्रैप बन जाता है। तलाक के बाद कई बार देखा गया है कि एलिमनी को एक तरीका बना लिया जाता है पैसे वसूलने का, मर्द को आर्थिक रूप से तोड़ने का। हम एलिमनी के खिलाफ नहीं हैं, हम उसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ हैं। अगर महिला जरूरतमंद है तो उसे मदद मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो सक्षम है तो मर्द को चलती फिरती ATM मशीन बना देना एक अन्याय है। तलाक दोनों की आजादी है, तो फिर सजा भी दोनों को होनी चाहिए। एलिमनी तब तक ठीक है जब तक वो जरूरत है, मगर जब वो लालच बन जाए तो वो अन्याय है। आज समय आ गया है जब कानून भी दोनों पक्षों को बराबरी से देखे, क्योंकि मर्द रोता नहीं, वो सहता है, और अब वो सहना नहीं चाहता।